हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लाइट। ओके, लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है जो कि हमें हर एक वस्तु को देखने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है या मदद करता है। ओके, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. It helps us to see the various object. To see the various object. Okay. आप जानते हैं कि आपकी जो सनलाइट होती है उसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। ओके, और व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं बेटा? आप सब लोग जानते हो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं जिसको कि हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर। आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं मैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। ठीक है, ये आपके कलर है। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन होता है जिसमें ये विबग्योर आता है। ओके, विजिबल रीजन में आता है विबग्योर आपका। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए किसी सरफेस पे वाइट लाइट पड़ रही है और उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया और बाकी सभी कलर को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। समझ आया? मान लीजिए वाइट लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है और उसने येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको सरफेस कैसा दिखाई देगा? येलो। और मान लीजिए कि किसी सरफेस पे पड़ने के बाद उसने सभी के सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको कैसा दिखाई देगा बेटा? आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। ठीक है, और मान लीजिए कि सरफेस पे पड़ने के बाद उसने सभी कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो सरफेस आपको कैसा दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा बेटा, व्हाइट कलर में दिखाई देगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द पाथ ऑफ द लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे। लाइट के पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, द बंडल, द बंडल ऑफ द रे इज कॉल्ड बीम।
ओके, मान लीजिए बेटा बहुत सारी रे एक साथ हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इनके बंडल या ग्रुप या इनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बीम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum, the speed of light in air or vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस लाइट की स्पीड बेटा आपकी एयर वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हम इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रिफ्लेक्शन। ओके, तो हेडिंग लगाइए बेटा, रिफ्लेक्शन। आइए समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है और इस पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है बेटा। उसी मीडियम में क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ओके, तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक of light in the same medium after reflection from a polished smooth surface is called reflection of light। ओके, तो बेटा डिफिनेशन नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, रिफ्लेक्शन तो डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग, ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है आपके, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, है ना। ये आपका बेटा क्या है?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइट इंसिडेंट होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। जो लाइट स्ट्राइकिंग के बाद ये बाउंसी बैक हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बेटा। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ओके। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। और आपका है ये एंगल आर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। एंगल आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. That means angle I is equal to angle R. ओके, समझ आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लॉ, the incident ray and reflected ray and normal all lie in the same plane. ओके, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane at the point of इंसिडेंस। ओके, ये आपका क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे आपका ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रहा है, उसके बाद ये स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, नॉर्मल इंसिडेंस। आइए पहले इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए बेटा, ऐसा आपका एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है और मान लीजिए कि कोई लाइट जो है ऐसे नॉर्मली 90 डिग्री पे इस सरफेस पे गिर रही है। तो बेटा 90 डिग्री पे गिर रही है और इसी पाथ पे, इसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जा रही है। ओके, और आप जानते हो कि नॉर्मल भी इसी लाइन पे आएगा क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। नॉर्मल भी आपका इसी लाइन पे है बेटा, मतलब इसी लाइन पे आपका इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ओके, तो आप जानते हैं कि एंगल आई क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे सर जीरो होगा,
यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या है, 0 है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। इसी तरीके से बेटा आपका द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में भी एंगल आर कितना होगा मेरे भाई, एंगल आर हो जाएगा आपका 0। एंगल आई भी 0 हो गया और एंगल आर भी क्या होगा मेरे भाई, 0 हो गया। समझ आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था आपका नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। थोड़ी सी बात थी, मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आपका प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, है ना। सबसे पहले मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूँ। इस तरह से पीछे की तरफ पॉलिश कर दीजिए, इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। आप सब लोगों ने अपने घर में आईने में अपना चेहरा देखा होगा और डेली देखते भी होंगे। तो जिस आईने में अपना चेहरा देखते हो वही क्या आपका प्लेन मिरर है। उसको यदि आप पीछे से देखोगे तो उसका एक सरफेस, पीछे वाला सरफेस क्या होता है, पेंटेड होता है, उसको पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो पाए। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। ओके, तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में इस मिरर से जितनी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका इमेज मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर उतनी ही दूर पे बनता है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट करके आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। देखिए the distance between the distance between the distance between the image या इमेज लिखिए, image and mirror, image and mirror is equal to the distance between object and mirror. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, प्लेन मिरर में जो आपका इमेज होता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, इसलिए वो हमेशा वर्चुअल होता है। और क्या प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो तो क्या आपको वो ऐसा उल्टा दिखाई देता है? नहीं, वो आपको सीधा ही दिखाई देता है। बस फर्क इतना होता है, यदि आप अपना दाहिना दिखाते हो मिरर में तो आपको बायां हाथ दिखाई देगा और ऐसा फील आएगा, और यदि आप अपना बायां हाथ उठाते हो तो आपको लगेगा कि मेरा दाहिना हाथ उठा है। ओके, तो लेटरली इन्वर्टेड भी हो जाता है। तो लिखिए द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज always virtual and erect, always virtual and erect, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है। थर्ड पॉइंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसा होता है बेटा, द इमेज इज laterally inverted। ओके, आप प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, कोई बुक रखना तो आपको बुक के जो वर्ड होंगे आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा बेटा। कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, है ना।
लैटरली इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये था आपका प्लेन मिरर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब नोट कर लीजिए। हो गया, एक पॉइंट और लिख लीजिए, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके 10th के सिलेबस में इतना ही है प्लेन मिरर के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो मैं बहुत डिटेल में आपको चर्चा करने वाला नहीं। तो आप 5 पॉइंट नोट कर लीजिए और इसका आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बना लिया होगा, प्लेन मिरर को हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।